अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागुल लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबात। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आज का भी आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और आज भी मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसका सामना जो है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर करना पड़ता है, और वो है गुस्सा। ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम किसी बातचीत में उलझ जाएं और कोई ऐसी बात हो जाए जो हमारे दिल को चुभ जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, गुस्सा तो इंसान को आता ही है, ये तो एक कुदरती बात है। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये सच बात भी है कि गुस्सा एक कुदरती इंसानी जज्बा है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस पर काबू कैसे पाएँ, क्योंकि अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो ये ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है बल्कि हमारे रिश्ते और हमारे माशरती ताल्लुकात भी मुतासर होते हैं। और गुस्से में क्या किया गया जो फ़ैसला होता है वो हमेशा गलत साबित होता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग गुफ्तगू के दौरान जज्बात में बहक जाते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाती है तो फ़ौरन गुस्से का इजहार कर देते हैं, आग बगोला हो जाते हैं गुस्से में आकर, और फिर बात बिगड़ने लग जाती है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर हम उस लम्हे को थोड़ा सा अपने ठंडे दिमाग से गुजार लें तो क्या हम बड़े मसले से बच नहीं सकेंगे? बिल्कुल बच सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में चंद तरीके हैं जो बड़े ही हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। पहला तरीका है कि चंद लम्हे खामोश रहें। जब कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो आपको गुस्सा दिला दे और फ़ौरन आपने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं देना है। एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं, गहरी सांस लें और सोचें कि इस सूरत हाल में आपका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। कि जब जज्बात भड़क उठें तो खामोशी एक बेहतरीन जवाब है। हमारे माशरे में क्या होता है कि एक आम सी बात है कि जब कोई हमें गलत कह दे या तनकीद कर दे तो हम फ़ौरन उसे जवाब देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम चंद लम्हे का वक्फ़ा ले लेना तो मुमकिन है कि हमारा गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा और हम एक बेहतर तरीके से किसी को जवाब दे सकेंगे। दूसरा तरीका है कि गुफ्तगू का रुख ही बदल दें। कि जब आपको ये महसूस हो कि गुफ्तगू का जो मौजू है आपको गुस्सा दिला रहा है, तो मौजू को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करें या चेंज करने की कोशिश करें। ये एक बड़ी ही मौसर टेक्निक है। तो गुस्सा क्योंकि एक इंसानी फितरत का हिस्सा है। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले जो है ना उस शख्स को जलाती है जो अपने दिल में गुस्सा रखता है। लेकिन इस पर काबू पाना हमारे इख्तियार में होता है, क्योंकि ये भी एक हमारा इमोशन ही है। बाकी इमोशंस की तरह ये भी हमारा एक इमोशन है। अगर हम चंद सादा उसूलों पर अमल करें ना, जैसे कि खामोशी इख्तियार करना, अपने गुफ्तगू का रुख बदल लेना जब आपको पता है कि इस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, और अपनी सोच का ज़ाविया बदल लेना, तो यकीनन हम एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी ख़ास तौर पर गुस्से के हवाले से कि किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले कि गुस्सा आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, आप उसको कंट्रोल कर लें, उसको अपने काबू में कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम भी अब आगे बढ़ते हैं, सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो ख़ित्ता है ना, इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि इसमें हर मौसम में एक अलग फल मिलता है। गर्मियों के अख्ताम पर हमें जो फल आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है वो है अंगूर। ठंडा फ्रिज से निकाला गया मीठा अंगूर अपनी कोई मिसाल नहीं रखता है, और मज़ेदार होने के साथ साथ अंगूर हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अंगूर के अंदर हमें विटामिन बी मिलता है, सी एंड के कसरत के साथ हमें मिलते हैं, जो कि हमारे जिस्म की ग़िज़ाइयत को पूरा करने में एक अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। अंगूर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे यहाँ आम तौर पर क्या होता है, अंगूरों को वैसे ही खाया जाता है, मगर अंगूरों की मदद से मुतअद्दिद इक़साम की ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं, जैम बनाया जा सकता है, सैलड और फ्रूट चाट के अंदर भी अंगूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि
अंगूर की क्या अफादियत है, उसको कौन कौन खा सकता है, कौन कौन नहीं खा सकता है, और इसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुहित खान मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे। मुहित, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुहित, अंगूरों पे बात करनी है हमने कि आजकल जहाँ पर भी हम मार्केट में सर्वे करते हैं या ख़रीदने जाते हैं फल ख़ास तौर पर, तो अंगूर हमें नज़र आ रहे हैं। तो अंगूरों के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, इसकी अफादियत क्या है अंगूरों की? जी बिल्कुल, अगर अंगूरों की बात की जाए तो अंगूर हमारे पास, अगर एक पहले सर्व काउंट पे बात की जाए तो सर्विंग जो है, अगर आप एक चाय का कप एवरेज जो हमारे पास साइज़ होता है, उस कप के अंदर 150 ग्राम्स अंगूर आ जाते हैं। अच्छा। तो उस 150 ग्राम अंगूर के अंदर हमारे पास 104 किलो कैलोरीज होती हैं। उसके अलावा हमारे पास 1.2 ग्राम फाइबर है, 27 ग्राम्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 0.1 ग्राम हमारे पास प्रोटीन है और 0.2 ग्राम हमारे पास फ़ैट है। अच्छा। तो जहाँ पर हम आगे मिनरल्स और वाइटामिन की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी एंड विटामिन के जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा। विटामिन ए हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन जी विटामिन के जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी में जितनी भी ये क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है उसको कम करता है। तो हमारे खून को साफ़ करता है और खून को पतला करता है। उसके अलावा विटामिन बी जो है हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं स्किन और बालों की सेहत के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। तो स्किन और बालों की सेहत के लिए आप ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि मॉडरेशन में ही हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। 8 से 12 ग्रेप्स एक टाइम पे लिए जाएं। अच्छा। इससे ज़्यादा आप ना, बस 8 से 12 उसके जो पीसेज हैं 8 से 12 जो हैं वो आप ले सकते हैं एक टाइम पे। और फिर मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि अंगूर की तासीर गर्म होती है। तो ये भी सिर्फ एक मिथ है, अंगूर की तासीर न्यूट्रल है। अंगूर की तासीर, जिस तरह हमारे एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो थर्मोजेनिक इफेक्ट जो है हमारे पास अंगूर का वो न्यूट्रल है, वो गर्म नहीं है, वो ना गर्म है और ना ही वो ठंडा है। और दूसरी बात, मोस्टली गर्ल्स कंप्लेन करती हैं कि अंगूर गर्म होने की वजह से हमें कील मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, अंगूर जो है आपकी स्किन को बेहतर करता है क्योंकि अंगूरों के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और देयर इज अ सेइंग कि अंगूर जो हैं वो फैक्ट्री ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि उनके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करते हैं और हमें लॉन्ग लास्टिंग में जो लॉन्ग लाइफ में आगे चल के जो क्रॉनिक डिजीज़ जो हमने अडॉप्ट करनी होती हैं उनसे बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स हैं और हमारे पास एक वर्ड बड़ा आपने कॉस्मेटिक्स में भी अक्सर सुना होगा, रेस्वेराट्रोल। तो जो रेस्वेराट्रोल है ये आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। आपके बालों को अच्छा बनाता है। ठीक है। और फिर मोस्टली लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि अगर हमें डायबिटीज़ है, हम शुगर के मरीज़ हैं, हम अंगूर नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो जिस तरह हमारे पास शुगर जो 27 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं अंगूरों के अंदर, और हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है अंगूरों का वो 50 से 55 की रेंज के दरमियान फॉल करता है, जो कि लो टू मॉडरेट है। सही। तो देयर इज अ सेइंग कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आप मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनको जो शुगर के पेशेंट है वो भी खा सकते हैं। और दूसरा, अंगूरों की सबसे बड़ी अफादियत ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अंगूरों के अंदर 5 to 6% जो है वो पोटाशियम पाया जाता है। और पोटाशियम जो है आपके सोडियम का इखराज कराता है बॉडी से, और दूसरा आपकी जो नालियाँ हैं खून की उनको तंग नहीं होने देता, उनको खुला रखता है। तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करता है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज करता है, और अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ को जो है ना वो बूस्ट करता है, उसको बेहतर करता है। तो जो हमारे उसके अलावा मोस्टली लोग आजकल कंप्लेन करते हैं खाने के बाद तेजाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो अंगूर उसके अंदर आपको बहुत हेल्प करता है, हो सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बात की कि ये इट्स अ फैक्ट्री ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, या हमें लगता है कि सिर्फ हमारे शायद स्किन को अच्छा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए होते हैं या फिर वो यही काम करते हैं, या पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं? अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारी बॉडी में जो रोल होता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको जो है किल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रेप्स के अंदर इस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिस तरह पॉलीफेनॉल्स हैं,
हमारे पास और रेस्वेराट्रोल है, तो रेस्वेराट्रोल का भी यही काम है कि वो आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको कैंसर प्रिवेंटिंग में भी आ जाता है। अच्छा। उसके अलावा हमारे जो ग्रेप्स की ख़ास तौर पे अफादियत कोलोन कैंसर और लार्ज इंटेस्टाइनल कैंसर को प्रिवेंट करता है। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास जितनी डिजीज़ेज आ जाती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड आ जाती हैं या ऑटो इम्यून आ जाती हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आजकल हम इस मौसम में फ़ायदा उठा सकें और 10 से 12 दाने जो हैं वो तो रोज़ खाने चाहिए आपको। अच्छा, ठीक और है। फिर एक और बात है कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमारे पास हम फ्रूट जितना मर्जी कंज्यूम कर लें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा ही नहीं होता। नहीं, हमें ज़्यादा जितना ही मर्जी नहीं होता। कंज्यूम कर लें, अच्छा। हमें उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर नेचुरल शुगर्स पाई अच्छा। जाती हैं। तो जो हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, अल्लाह ताला ने उसके अंदर नेचुरल शुगर्स रखी हैं, तो वो जो नेचुरल शुगर है दैट इज़ फ्रुक्टोज़। हाँ जी। तो जो फ्रुक्टोज़ है वो हमारा लिवर मेटाबोलाइज कर रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो हमारे बॉडी के हर पार्ट, हर सेल में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो उसे मेटाबोलाइज कर सकता है। तो जो हमारे पास फ्रूट शुगर्स हैं वो सिर्फ हमारा लिवर मेटाबोलाइज करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स का कंजम्पशन करेंगे तो फिर आपका जो फ्रुक्टोज़ का है लेवल वो ओवरलोड हो जाएगा और आपके लिवर पे भी उसका इफेक्ट आएगा और लिवर की एक्टिविटी भी ओवरलोड हो जाएगी। तो फिर कब खाना चाहिए? एक तो फ्रूट की बात बताएं कि कब खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए जिसमें इसकी जो अफादियत है वो मज़ीद बढ़ जाए। बिल्कुल, अगर तो आप इसे खाने के फ़ौरन बाद लेते हैं तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। खाने के फ़ौरन बाद हमें फ्रूट कोई भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, मिड मॉर्निंग स्नैक ले लें आप दोपहर में, अगर आप सुबह 8-9 बजे के करीब नाश्ता कर रहे हैं और आप 12 बजे के करीब को एक आधा मौसमी फल ले लें या आप शाम की चाय स्किप करके उस टाइम पे फल ले लें तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए खाने के साथ फ्रूट ना खाया जाए, क्योंकि फिर आगे जाके बॉडी में भी रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और फिर फूड इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप स्नैक के तौर पे ले लें इसे या फिर आप नाश्ते के घंटे बाद 2 घंटे बाद आप ले लें ताकि मिड मॉर्निंग में आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, क्या हमें बहुत से लोगों को आदत होती है कि सुबह सवेरे उठ के सिर्फ फ्रूट्स खाने की, या फिर वो कहते हैं जी हम नाश्ता नहीं करेंगे हम फ्रूट्स खा लेंगे, क्या सुबह सवेरे उठ के फ्रूट खाना चाहिए? अच्छा, नाश्ता जो है ना आपको हमेशा हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फैट करना चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए और दूसरा नाश्ता आपका हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फैट होना चाहिए। अगर आप सुबह नाश्ते में फ्रूट्स ले रहे हैं दे आर जस्ट इन हाई इन फाइबर है आपके पास। इस तरह मैंने आपको ये बताई है डेली इनटेक वैल्यू। और हमारे पास जो फ्रूट्स की अंगूर की खास तौर पे अंगूर की एक सर्विंग हमें 0.1 ग्राम फैट और 0.2 ग्राम सिर्फ हमें प्रोटीन दे रही है। तो कोशिश करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटीन एंड फैट रिच आप नाश्ता करें जिसमें आप अंडा ले सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं लेना चाहते तो आप नट्स वगैरह ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्रोटीन एंड फैट रिच आप नाश्ता करें और आप फ्रूट्स जो हैं वो अपने डे में किसी स्नैक के तौर पे ले सकते हैं या आप नाश्ते के घंटे या 2 घंटे के बाद भी उसे ले सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम ग्रेप्स की बात करें, अब ग्रेप्स भी मेरे ख्याल से 2-3 तरह के आते हैं। एक हम लोग आजकल जो ग्रीन ग्रेप्स देख रहे हैं, फिर ब्लैक या पर्पलिश ग्रेप्स भी आते हैं, तो दोनों की अफादियत सेम है क्या? अच्छा, पर्पलिश जो ग्रेप्स होते हैं ना उसमें वैसे कहते हैं कि एनीमिया को प्रिवेंट करता है, जो खून की कमी है। तो खून की कमी को प्रिवेंट करता है, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रीन और पर्पल दोनों की ही अफादियत सेम है। लेकिन अगर आप उसका फ्रूट जूस कंज्यूम करेंगे तो फिर आप उसके अंदर से 44% जो उसकी अफादियत है वो ख़त्म कर दें अगर एज अ जूस अगर कंज्यूम करें। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रूट है तो आप उसे एज अ होल फ्रूट कंज्यूम करें, क्योंकि जो उसकी स्किन के अंदर भी अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत रखी है ना, उसके अंदर फाइबर है। और अगर अंगूर ख़ास तौर पर जिस आज हम बात करें तो अंगूर की स्किन के अंदर मेलाटोनिन होता है। जो मेलाटोनिन है वो आपकी जो स्लीप है उसको रेगुलेट करता है, आपकी स्लीप साइकिल को स्टिमुलेट करता है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही या जिनको नींद में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, वो अगर शाम में या रात के खाने के घंटे डेढ़ के बाद अगर आप 8 से 10 जो है अंगूर ले लें तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो भी बेहतर हो सकता है। तो अंगूर के बेशुमार फ़वाइद हैं और जिनमें से आपकी जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करता है। आपके जो एसिडिटी की वजह से आपको माउथ सोर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं। और दूसरी बात, आपके जो अंगूर हैं उसमें 80% इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर। अच्छा, तो जो आपकी पानी की कमी है उसको भी दूर करता है। ठीक है।
मतलब आपको एक दिन में आपके 8 से 10 जो है ना उसके पीसेस आपको खाने चाहिए और सारे खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को रिस्ट्रिक्ट किया। ऐसा कोई बंदा है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अच्छा, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा जो है ना परहेज़ करना चाहिए, लाइक थोड़ा कम ले लें, उसकी क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज पर डॉक्टर्स उसका 50 to 55 है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 50 to 55 वाला हमारे पास लो टू मॉडरेट वाली जो कैटेगरी है उसमें फॉल कर रहा है। तो जो 60 या 70 प्लस वाले फ्रूट्स हैं आप उससे जो है परहेज़ करें, और जो लो टू मॉडरेट या मॉडरेट वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं वो थोड़ा कम खा लें, लेकिन ये नहीं है कि आप नहीं खा सकते। नहीं खाएं, उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके खाना चाहिए, बट ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ मुहित खान मौजूद थी। मुहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम अंगूरों की अफादियत के ऊपर बात कर रहे थे। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे जो बुनियादी क़वानीन हैं, ख़ास तौर पर जो हमें आइन प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान का आइन जो बनाया गया है, जो हर एक शहरी को बतौर शहरी क़वानीन जो होते हैं, जो बुनियादी हुकूक होते हैं, जो दे रहा होता है, जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह सलब किया जा रहा होता है। तो आज हमने उन बुनियादी हुकूक पर बात करनी है, जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आजकल जिसके ऊपर ज़्यादातर बात हो रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी एक हमारा कानूनी कह लें कि आइन हमें ये बुनियादी हक देता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है आप उसको अच्छे तरीके से अल्फाजों की शक्ल में आप उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी सलब किया जाता है, किसी न किसी तरीके से इसको भी सलब किया जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको ये कानूनी हक नहीं मिल रहा है तो आप किस तरह कोई और ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, या इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या ऑप्शन होता है। देन हम लोग बात करेंगे कि कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपकी जायदाद है या कोई उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, फिर आपके पास कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं जिनको आप परसू कर सकते हैं। तो इस तरह मज़ीद और भी चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। अब बुनियादी हुकूक के ज़ुमरे में जो आती हैं उन पर बात करने के लिए बैरिस्टर तलहा मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। तलहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तलहा, सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की, बहुत सारे हमें बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं हमारे पाकिस्तानी आइन की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से हकूक़ को या आइनी हुकूक को सलब भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, बतौर शहरी हमें कौन कौन से बुनियादी हुकूक मिलते हैं जो हमें आइन हमें दे रहा है? समझने के लिए सबसे पहले क्वालिफाइड राइट और एब्सोल्यूट राइट के अंदर फ़र्क जानना ज़रूरी है। अब क्वालिफाइड राइट वो है कि जिसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, वो भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सही, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। आप कैसे क्वालिफाई करते हैं? जब अब आप रियासत के कवानीन को मानते हैं। जब तक कि आपने किसी शहरी की जान ना ली हो तब तक तो आपके पास राइट टू लाइफ है। लेकिन अगर आप किसी शहरी की जान ले लेते हैं और आप ट्रायल में आपके खिलाफ 302 का मुकदमा साबित हो जाता है तो आपका राइट टू लाइफ भी सलब कर लिया जाता है, जब आपको फांसी दी जाती है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट राइट हैं, जिनको किसी किस्म की कोई चीज़ उसके साथ जुड़ी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25A, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, जो हमारे 8 साल से 16 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, रियासत के ऊपर फ़र्ज़ है उनको तालीम देना। बेशक उनमें से अगर कोई बच्चा जेल भी चला जाता है तो वहाँ पर भी उसे एजुकेशन देना रियासत के ऊपर लाजम है। ठीक है। तो मेजॉरिटी राइट्स जो हैं वो क्वालिफाइड राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पूरी दुनिया में ऐसे है कि आपको कुछ ना कुछ पहले करना पड़ता है उन राइट्स को लेने के लिए। अब हम इम्पोर्टेंट राइट्स की तरफ आ जाते हैं कि कौन से राइट्स हैं जिनका शहरियों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले हमने राइट टू लाइफ की बात की, तो आर्टिकल 9 आपको राइट टू लाइफ देता है कि आपको जीने का हक है, सिक्योरिटी का हक है। आर्टिकल 10 आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी को इस राइट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 10 हमें बताता है सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट। अच्छा। कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो तब आपके कौन कौन से बुनियादी हकूक आपके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुनीबा देखा होगा कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश होना होता है उसको। तो ये हक कौन देता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 ही ये हक देता है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपने उस शख्स को मजिस्ट्रेट्स के आगे पेश करना है। ठीक है।
अच्छा, उसके साथ साथ उसी आर्टिकल 10 में ये भी बताया जाता है कि आपने फौरन से उन्हें इतला करना है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, किन ग्राउंड्स पे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल 10 से आगे अगर हम चलें तो आर्टिकल 10A आ जाता है, विच इज राइट टू फेयर ट्रायल। ओके, आपका जो ट्रायल हो वो फेयर होना ज़रूरी है। अब इसमें कैसे हकूक आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो जज ट्रायल ले रहा है आपको उससे कोई प्रॉब्लम है, अगर आप समझते हैं कि वो बायस्ड है, तो आप चेंज कर सकते हैं, आप डेफिनेटली एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर उसमें जो ग्राउंड्स आपने लिए हैं वो इफ दे आर गुड इनफ, तो डेफिनेटली जो सेशन जज होंगे मुतलका वो आपके जो ट्रांसफर एप्लीकेशन होती है उसमें जजेस को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप एक जज से दूसरे जज भी अपना केस ट्रांसफर करा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ओके। अब रियासत आपको ये हक देती है। इसी तरह अगर हम इससे आगे चलें तो आर्टिकल 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 11 भी एक एब्सोल्यूट राइट है जो कि फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी के खिलाफ है, जो आपको प्रोटेक्शन देती है कि कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है, कोई आपसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता। ओके। तो अब उसमें भी इसका एक पार्ट जो है वो क्वालिफाइंग राइट इस तरह से है कि अगर आप जेल में हैं तो वहाँ पे कैद बामुशक्कत होती, तो वहाँ पर स्टेट के पास ये राइट है कि वो आपको बामुशक्कत कैद कटवाएं। सही, ठीक तो है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। जी, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके बारे में बहुत बात की जाती है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो भी आर्टिकल 19 की वजह से बैठे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19 में आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आर्टिकल 19 में आ जाता है। बहुत ही बुनियादी हक है। अगर हम अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ को देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक नहीं है, हमने देखा है वो मुआशरे कामयाब नहीं होते। अगर आपको बोलने का हक नहीं है, अगर किसी चीज़ पे आप तनकीद नहीं कर सकते, अब अगर आपसे यह हक छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको ना मिले तो आप हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, और इसका रास्ता भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। अच्छा। आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई ऐसा हक जो आपको ना मिल रहा हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया, अच्छा, तो आप और आपके पास और कोई रास्ता भी ना हो, कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो, तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन है, अगर आपका खासतौर पर आर्टिकल 19 का हक जो है सलब हो रहा है तो आप हाई कोर्ट का रुजू कर सकते हैं उनके। डेफिनेटली, नॉट ओनली आर्टिकल 19, आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक, 8 to 28 जितने भी बुनियादी हकूक इसमें दिए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम टू हैव योर रिलीजन, टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस, राइट टू एसोसिएशन। आप किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टेट आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। तो आपके पास आर्टिकल आपको ये एब्सोल्यूट राइट देता है कि आप किसी भी सियासी जमात को चूज कर सकते हैं, गिवन कि वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है कि नहीं है। एग्जैक्टली। आप किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 हमें बताता है कि आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाह बन जाए। अच्छा, कि वो अपने आप को इनक्रिमिनेट करे आफ्टर बीइंग फोर्स्ड। ठीक है। तो उसमें फिर हमने अक्सर हम सुनते हैं टीवी चैनल्स पे कि 4 दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल किया जाता है। तो ये तकद्दस किसने बनाया? ये आर्टिकल 14 ने ही बनाया। ठीक है। आर्टिकल 14 आपको ये राइट देता है कि आपके घर में कोई भी ऐसी स्टेट एजेंसी वो बगैर इजाजत के, बगैर वारंट के नहीं आ सकती। ठीक है। तो अब आर्टिकल्स के अंदर सारे कवानीन, सारे हकूक बता दिए गए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब लोगों को जब हम कहते हैं कि आपको अपने हकूक का पता होना चाहिए, तो आगे से अक्सर ये बात आती है तो इसका क्या फ़ायदा, इस पे कौन सा अमल होता है, हमें कौन सा ये हकूक मिलने हैं। तो जब तक हमें इन राइट्स का पता नहीं है, डेफिनेटली हम उनके लिए लड़ भी नहीं सकते। उनके लिए हमें फिर रास्ता भी नहीं पता कि हम इन हकूक को लेने के लिए कहाँ जाएं या क्या करें। तो ये कितनी देर में अब कुछ टाइम फ्रेम होता है ना, कितने टाइम फ्रेम में ये केस या इस तरह इस नौयत के केसेस को हम लोगों ने ख़त्म करना ही करना है, या इतना टाइम दिया जाता है पुलिस को? तो ख़ासतौर पर इस केसेस में कितना टाइम ड्यूरेशन? अच्छा, इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके बात बताऊंगा कि हमने कुछ ऐसे केसेस किए हैं जिसमें हमने, जो अब्रॉड कुछ लोग रहते थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी प्रॉपर्टी पर
कब्जा हो गया था। तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि कोर्ट्स ने बहुत स्पीडीली काम किया है, स्पेशली उन लोगों के लिए। अच्छा। और जब हमने इनफैक्ट ये चीज़ जब हम मेंशन करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्होंने अपने टैक्स के पैसों से और इतना पाकिस्तान को डेफिनेटली उनके रेमिटेंसेस से पाकिस्तान रेमिटेंसेस आते हैं, हाँ जी, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमने कोर्ट को देखा है कि कोर्ट वुड ऑलवेज गो एन एक्स्ट्रा माइल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड देयर राइट्स। तो आज फार देखें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का कोई टाइम फ्रेम एग्जैक्ट हम नहीं दे सकते। सही। डिपेंड्स के आपकी कोर्ट की छुट्टियां आ गई हैं या जज साहब चले गए हैं, मल्टीपल फैक्टर, दूसरी पार्टी के वकील साहब नहीं आ रहे, वकील चेंज हो गए हैं, मतलब बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं एज फार एज टाइम इज कंसर्न। लेकिन क्रिमिनल केसेस नॉर्मली उनकी स्पीड ज़रा तेज़ होती है उसमें, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान चला जाता है और ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसमें अब उसमें भी एक और राइट है जो शहरियों को पता होना चाहिए। अच्छा। कि फॉर एनी रीज़न आपका केस आप समझते हैं कि जिस स्पीड से होना चाहिए नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने वकील साहब को कहेंगे कि डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक ख़त लिखें और उस लेटर में ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे ट्रायल को जल्द से जल्द करवाया जाए। अच्छा। उसमें आप सारे ग्राउंड्स देंगे कि इतना टाइम हो गया है केस को स्टार्ट हुए, ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और उसके अंदर अगर आप इफ यू गिव गुड इनफ ग्राउंड्स तो डेफिनेटली वहाँ से अगर डायरेक्शन आ जाती है तो फिर तो केस डे टू डे भी चलना शुरू हो जाता है। ओह ओके, मतलब ये भी आपको जो है ना एक हक दिया जाता है। अच्छा, एक और है, मतलब हमने बाहर के ममालिक में ख़ास तौर पर तलहा देखा है कि वहाँ पे वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई जो भी शहरी होते हैं वॉक करते हैं, वहाँ पर वॉकिंग पाथ्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी होते हैं फुटपाथ्स, लेकिन उस तरह हम देखते नहीं हैं। तो क्या फुटपाथ पर पैदल चलने का अगर आपको हक नहीं मिल रहा है तो आप अपनी गवर्नमेंट को या अपने सरकार को जो है ना वो फरीक बना सकते हैं इसमें? अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। बिल्कुल देखें, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वॉक इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हेल्दी भी है। एग्जैक्टली। और नॉर्मली हमने अगर कोई 1 किलोमीटर के रेडियस में भी कहीं जाना हो तो हमारी कोशिश होती है कि कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल व्हाटएवर वी हैव, हम उसके ऊपर सवारी करें। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट देखें, इसमें सबसे पहले तो ये जो फुटपाथ है और ये जो क्रॉसिंग्स हैं ये आती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। अच्छा। तो आप अपने डीसी साहब को ख़त लिखें, उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर जाके मिल सकते हैं उनसे ये बात करनी चाहिए कि इसके ऊपर इन्फोर्स करवाएं। सही। प्रॉब्लम क्या है, अब साइड वॉक्स ऑलमोस्ट हर जगह पर है। हाँ है, हर जगह पर है, हाँ। लेकिन इंक्रोचमेंट्स हैं, हाँ, हर किसी ने कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा के वो अपनी वो चला रहा है बाजार अपना उनका। यहाँ तो पार्किंग होती है, वहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स बने होते हैं, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा तजावुजात होते हैं। अब ये इलीगल है और ये तजावुजात किसने खत्म करवाने हैं? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इन तजावुजात को खत्म करवाना। तो डेफिनेटली फिर स्टेट को फ्रीक बना के अगर आपके ज़िले इंतजामिया उस चीज़ पर काम नहीं करती और वो रेमेडी आपकी इनफेक्टिव हो जाती है, तो आप स्टेट को उसमें पार्टी बनाएं, डीसी साहब को पार्टी बनाएं और आप जाएं कोर्ट को बताइए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बतौर शहरी मेरा हक है रोड के ऊपर और मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही। मतलब ये भी आपको जो हक दिया जाता है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर तलहा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू तलहा। लेकिन एंड पे मैं ये कहूँगी कि आप क्या पैगाम देंगे ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को या ख़ासतौर पर लाहौरियों को इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से? देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि बतौर एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि एज अ लॉयर हम ये समझते हैं कि अपने राइट्स का पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग, बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि राइट्स का पता हो, कौन सा यहाँ पर इन्फोर्स होते हैं। जब तक आपको अपने राइट्स का पता ही नहीं है आप कभी आवाज़ ही नहीं उठाएंगे उनको इन्फोर्स करवाने के लिए। तो दैट इज़ माई ओनली मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ अपने आप को अवेयर करें, सेल्फ अवेयर करें और अपने राइट्स का पता करें और फिर उनको इन्फोर्स करवाने के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है जी, थैंक यू तलहा फॉर कमिंग हियर। हम बात कर रहे थे कि जनाब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हमें पाकिस्तान का जो आइन हमें देता है वो कौन कौन से हैं और किस तरह उनको परसू किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों का रूनुमा होना हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी ख़बर पढ़ने यहाँ पर सुनने को मिलती है कि जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है और जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं और इन मौसमियाती तब्दीलियों का इतना गहरा असर है कि समंदर की सतह में हर साल कुछ ना कुछ इजाफा हो जाता है। जब ज़मीन के कुदरती महल वक़ू में तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी तो ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की बका को भी शदीद ख़तरा लाहक हो जाएगा और इसी से बचने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक बर वक्त इक़दाम करने की कोशिशों में हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क पर पाकिस्तान या फिर जनूबी एशिया का ख़ित्ता आता है। तो क्या हम इस ज़मन में दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब हो सकते हैं? एक सवाल तो ये है। इसके अलावा इस साल बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली पर COP29 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका मकसद आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है और ये कॉन्फ्रेंस नवंबर में आज़रबाईजान के शहर बाकू में मुनक़्क़द हो रही है। और इसके अलावा दुनिया के अमीर ममालिक की गैर ज़िम्मेदारियाँ कैसे हमारे माहौल को मुतासर कर रही हैं, ज़मन में पाकिस्तान का क्या एजेंडा होना चाहिए और हमें पाकिस्तान में दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे, इस पर हमने आज बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सहर ज़िया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, COP29 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बताइए ये है क्या और इसका क्या मकासद है? जी, COP29 जो है इट्स नॉट वेरी न्यू वन, बल्कि ये 29th इन सीरीज़ मौजूद है और ये 1995 में पहली दफ़ा बर्लिन जर्मनी में यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था कि हमारा एक कलेक्टिव तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है और ये जैसे कि आपने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, जबकि अभी तक का जो टेम्परेचर बढ़ चुका है 90s की दहाई के कंपैरिजन में वो तकरीबन 1.3 जो है % बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू 1990s रिकॉर्डिंग्स। तो उसके लिए इसको तमाम ममालिक की कोशिशें हैं इनकी कि आप इस टेम्परेचर को किसी तरह से स्टेबलाइज़ करें और इसे ज़्यादा बढ़ने ना दें, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ना जाने दें। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी ये है कि आप जितने भी ममालिक हैं वो इसको ट्रैक करें कि वट एवर was you can say set targets in the last conference, अब next उसमें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और what are the loopholes जहाँ जहाँ फर्दर वर्किंग करने की ज़रूरत है। So पहला मकसद तो आप समझें कि यही है कि ट्रैक करना कि जो पहले सेट गोल्स किए जा चुके हैं उसमें कितनी वर्किंग हुई है और उसका क्या रिजल्ट आया। एग्जैक्टली। द सेकेंड यू कैन से कि किस तरह से कार्बन इमिशंस को और जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, विच कंट्रीज आर इमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसके ज़्यादा वल्नरेबल देखे जा रहे हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज़ जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह से माली इमदाद जो है वो पहुंचाई जा सकती है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है। ऑब्वियसली एक COP27 था, उसमें $100 बिलियन जो थे दैट वाज डिसाइडेड कि इट वुड बी मोबिलाइज्ड अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो किस तरह से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जो लॉस एंड डैमेजेस हैं उनके एस्टिमेशंस को बनाना, उनको ट्रैक करना। फॉर दैट पर्पज़ अभी ये COP29 जो है इस दफ़ा बाकू आज़रबाईजान में नवंबर के मंथ में होने जा रही है। तो इसमें डॉक्टर सहर, इसमें कितने ममालिक जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं, कितने, और इस कॉन्फ्रेंस से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान क्या तवक्को कर सकता है ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस से? बेसिकली अगर हम ममालिक की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई गेस देयर आर 194 कंट्रीज जो इस टाइम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और दे आर वर्किंग टुगेदर टू कॉप अप ऑल द क्लाइमेटिक चेंजेस। और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसमें बुनियादी इस दफ़ा जो थीम रखा गया है COP29 का वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से है कि जितने भी हमारे क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से
प्रोजेक्ट किए जाते हैं उनको कैसे फाइनेंस किया जा सकता है, उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम इस दफ़ा का बुनियादी आप समझ लें कि थीम सेट किया गया है वो COP29। तो अगर पाकिस्तान को देखें तो ऑब्वियसली इन दिस स्पेसिफिक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान वहाँ से माली इमदाद जो हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश, उसके अलावा जितनी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं व्हेन यू आर ज्वाइनिंग सच गैदरिंग्स, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत सीखने को मिलता है। डिफरेंट नेटवर्किंग के थ्रू आप वहाँ से तमाम लोगों के साथ एक लिंक डेवलप करते हो और वो जो टेक्निकल हमारी कहीं ना कहीं लैक आ रहा होता है टू लर्न द थिंग्स, और हमारी जहाँ एक्सपर्टीज़ जो है वो लैक करी हैं, दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान इफ़ एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली दे आर गोना ज्वाइन ओवर देयर, तो वो डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सेकेंडली अपने स्टैटिस्टिक्स को शो करना, हाउ मच लॉस वी हैव करेंटली बेयरिंग ड्यू टू द फ्लड्स और डिफरेंट जो नेचुरल हैज़र्ड्स हम लोग डिजास्टर्स फेस कर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की फॉर्म में, फ्लडिंग की फॉर्म में, ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक की फॉर्म में, तो वो किस तरह से हम उसे कॉप अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ़ देयर विल बी सम रिप्रेजेंटेटिव तो वो पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से बताएंगे। लेकिन क्या कोई जा रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए या कोई जा सकता है अगर जाना चाहता है इस प्रोग्राम के बाद इसको देखने की, तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है और वो किस तरह जा सकता है? बेसिकली बहुत से लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और अगर सोशल मीडिया को हमारा यूथ जो है वो ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी COP29 की, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है, दे कैन ज्वाइन ओवर देयर, मे बी सम डेडलाइंस हैव बीन पास्ड क्योंकि प्री वर्कशॉप्स और प्री सेमिनार्स जो हैं इसके तमाम इस टाइम मौजूद हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके इन पर्सन अटेंड नहीं भी कर पाते हो तो देयर आर सम ऑनलाइन वर्कशॉप्स गोइंग ऑन नाउ डेज, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेसिफिकली मैं यूथ को कहूँगी कि दे मस्ट ज्वाइन दीज, क्योंकि हमारे लिए क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो आइडियाज़ यंगस्टर्स के पास हैं वो उस तरह से मौजूद नहीं है, और जो भी वर्किंग्स करनी है वो इस टाइम हमारी यंग जनरेशन की तरफ से रिक्वायर्ड है। नहीं तो क्या ये 29th कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इससे पहले जो 28th कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान की तरफ से लोग गए हैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने, किस तरह कोप अप किया जा सकता है? एग्जैक्टली, दे अटेंडेड इट, उन्होंने इसको अटेंड किया है, उन्होंने तमाम चीज़ों को आप समझ लें कि समझने की कोशिश की और उसका आउटकम आपको नज़र आ रहे हैं। जो हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, अभी पंजाब की डेवलप हो गई है, बलूचिस्तान की आज से 2 महीने पहले जो है वो पब्लिश की गई है। सो इसी तरह से अगर हम अटेंड करते रहेंगे तो हमें न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे। मुनीबा, और आप अगर देखो एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है कार्बन क्रेडिट्स, ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए कार्बन क्रेडिट्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो कि सिंध फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मैंग्रोव्स की एफॉरेस्टेशन के थ्रू अपना इसको सेल करता है कार्बन क्रेडिट्स को। तो इस टर्म को लेते हुए फर्दर जो प्रोजेक्ट्स हमें लॉन्च करने हैं, डेफिनेटली व्हेन वी विल बी अटेंडिंग सच गैदरिंग्स, तो वहाँ हमें बहुत से न्यू आइडियाज़ मिलेंगे और जितना हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे उतना ज़्यादा हम क्लाइमेटिक चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कहती हैं डॉक्टर से है कि जिस तरह पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ख़ासतौर पर जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें जो बाकी अमीर ममालिक या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका कितने कह लें कि अमल दखल भी है और कितने वो कसूरवार हैं या ज़िम्मेदार हैं जो यहाँ पर इस खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ख़ास तौर पर? अगर हम देखें तो यूएस की बात की जाती है, चाइना की बात की जाती है, ऑब्वियसली दोज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो आप अगर रैंक करते हैं तो इस टाइम करेंटली इंडिया इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री फॉलोइंग बाय चाइना एंड देन यूएसए। तो डेफिनेटली अगर हम ये कहें कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं तो वो हम उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं कि डेफिनेटली उनकी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वो उनकी है कि उनको इस्तेमाल करना है और उनको उसी तरह से चलाना है। उसके लिए फिर आप कार्बन क्रेडिट्स लेते हैं। कार्बन क्रेडिट्स यही हैं कि आपने उनकी इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए कहीं पे एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करवा दिया, कहीं पे आपने फॉरेस्टेशन करवा दी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन को कट डाउन करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ कर ली, या कोई एनर्जी प्रोजेक्ट, एनर्जी सेवर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, जैसे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई। तो वो ज़िम्मेदार ज़रूर हैं, लेकिन हमारी एक्चुअली कैपेबिलिटीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं उनकी इतनी
आप समझ लें कि ताकत नहीं है कि वो इन तमाम चेंजेस को फेस कर सकें। अच्छा। सो फॉर दैट पर्पज दिस COP29 इज़ यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड एनुअली कि किसी तरह से हम उन लोगों को भी चैनलाइज कर सकें, उन लोगों को तक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल इवन। अच्छा, दूसरा क्या हर साल ये जो टेम्परेचर है हमारी ज़मीन का, ये हर साल बढ़ता जा रहा है और यही इसी तरह बढ़ता जाएगा अगर हम लोगों ने कोई इकदाम ना उठाए तो? इट्स अ वेरी बिटर फैक्ट, लेकिन ऐसा ही है, इसने बढ़ना है। और अगर हम अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल नहीं करते तो ऑब्वियसली इस टेम्परेचर को कोई भी बढ़ने से रोक नहीं सकता। हाँ, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद आवर एफर्ट्स, और वो बिल्कुल जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम कह रहे हैं कि अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए और तमाम ऐसे इकदाम किए जाएं जिनमें हम अपने माहौल को जितनी हद तक बचा सकते हैं, जिसमें ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए। तो डेफिनेटली हमारे इंडिविजुअल लेवल पे ये एफर्ट्स हैं जिनको हमें पुट इन करना है और इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हमें, आपको लगता है कि अभी भी जो प्लांटेशन है या ये फॉरेस्टेशन है ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर सिर्फ लाहौर की बात कर ली जाए तो? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक इंसान के लिए तकरीबन 9 मीटर पर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अच्छा। एक इंडिविजुअल इंसान के लिए तकरीबन 9 मीटर पर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, जो कि एक ग्रीन स्पेस है उसके लिए, फॉर अच्छा। रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, फॉर हिमसेल्फ, फॉर इवन द हेल्थ वेल बींग। उसके लिए वो पोर्शन होना चाहिए, चाहे वो कलेक्टिव हो इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पार्क या उसकी घर की क्यारी हो या एक छोटा सा प्लांट हो, बट इट मस्ट बी फॉर हिम। ये छोटा सा एरिया उसके लिए स्पेसिफाइड होना चाहिए। सो अगर आप के क्वेश्चन को देखा जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए इन ग्रीन स्पेसेस को बनाएं, जबकि अभी लाहौर के शायद 4 से 5 यूनियन काउंसिल्स के अलावा कहीं पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया जा रहा, जहाँ पे तकरीबन 25 से 30% एरिया मस्ट बी कवर्ड विद द ग्रीन स्पेसेस। और अभी के जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनको अगर देखा जाए तो दोज आर बिट एलिवेटेड फ्रॉम द रोड, तो फ्लडिंग सिचुएशन में भी वो आपको कहीं से भी कारामद नहीं महसूस होंगी, क्योंकि वो इनफिल्ट्रेट रेन को नहीं कर सकते। और इवन दो कि अब उनको दोबारा से तोड़ के और अब उनको नीचे किया जाएगा जो फुटपाथ बनाए गए हैं जो प्लांटेशन के लिए, तो वो दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा, वो एक अलग मसला है। अच्छा, दूसरा ये जो हम लोग स्मॉग के हवाले से डॉक्टर सहर बात कर रहे थे, हम इसको अपने ऊपर कभी भी नहीं लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये स्मॉग का सीज़न आता ही है जो बढ़ जाता है। हम लोग यही कहते हैं कि जी हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, वहाँ से वो जो फसलें जलाई जाती है या वहाँ से धुआं आता है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वाकई हमें अपनी ज़िम्मेदारी या अपनी नेग्लिजेंस दूसरों पे डालनी चाहिए? अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक पिक्चर देखें, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द सैटेलाइट इमेजरीज, तो अगर ऐसा है तो वाकई अगर देखें तो है वो काफ़ी ज़्यादा जो आपकी बर्निंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे स्लैश एंड बर्न का एक प्रोसीजर होता है, वो डेफिनेटली ऐसा ही है कि लाहौर में सिर्फ 4 पॉइंट्स होंगे जो कि सैटेलाइट डिटेक्ट कर रहा होगा कि यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है, मतलब आपकी जो जितना भी एग्रीकल्चर एरिया फसलें हैं उनको बर्न किया जा रहा है। जबकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करते हो तो यू विल सी कि एक ह्यूज नंबर ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस चीज़ को देख रहा है। और डेफिनेटली हमें पता है कि जब आपकी हवा विंड डायरेक्शन और हवाएं चलेंगी तो डेफिनेटली दैट विल ब्रिंग समथिंग टू योर कंट्री एज वेल, क्योंकि हम बेशक एक पॉलिटिकल बाउंड्री लगा देते हैं लेकिन नेचर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, और डेफिनेटली दे विल क्रॉस द बॉर्डर एंड योर एरियाज विल बी डैमेज। लेकिन उसके लिए अगेन किसी को कहने से पहले हमें खुद से प्रिकॉशनरी मेजर्स करना वो बहुत उसके लिए क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? द वेरी इजी थिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मनीबा, कि हम लोगों के पास वो प्लांटेशन की जगह हमें बनानी है, साइट सिलेक्शन करनी है। अच्छा। कि लाहौर ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट कौन सी ऐसी साइट्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसी पॉसिबल साइट्स हैं जहाँ पर हमें अपनी प्लांटेशन को करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन सी इलीगल डंपिंग साइट्स हैं जिनको बर्न कर दिया जाता है और जिनके बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, या हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। दोज आर द बिग सोर्सेज ऑफ दोज एयर पोल्यूशन। अक्सर केनाल पे ट्रेवल करते हुए आप देखो कि दरख्तों के साइड पे छोटे छोटे उन्होंने रख के गार्बेज को बर्न कर दिया होता है, जला दिया होता है, उससे बहुत तेज़ी से धुआं उठ रहा होता है। सो ये वो
तमाम चीज़ें हैं जिनको ट्रैक करने की ज़रूरत है और उनकी इजीली इनसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एयर पोल्यूशन जो है, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी, बहुत सारी मार्केट्स में बारबेक्यू भी होगा, इवन तो के घरों में भी ये चीज़ें होंगी, इसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा तो आई विल से नो, बिकॉज इट्स नॉट दैट ह्यूज, यहाँ पे इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है उसकी। यू कैन से हाउ मच पर्सन इज लिविंग इन लाहौर हु इज एलीट एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई गेस नॉट मोर देन 30% जो कि बारबेक्यू कर रहा हो या इस तरह की। हाँ, इंडस्ट्रीज आर अफेक्टिंग इट, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्टर्स बन रहे हैं इवन विद इन सिटी, क्योंकि अब सिटी आपका एक्सपैंड कर रहा है। तो उसमें जहाँ पर आपके पास पहले सुंदर ट्रेडिंग सेंटर था या सुंदर ट्रेडिंग आपका जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था, कायद-ए-आज़म रियल एस्टेट, टाउनशिप, कोट लखपत, अब वो तमाम क्योंकि सिटी पॉपुलेशन उसके गिर्द बढ़ना शुरू हो गई है, तो मे बी दैट कुड बी द रीज़न। तो हमें वहाँ पे जोन्स डेवलप करने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन वहाँ पर अपने सेटलमेंट को डेवलप ही ना कर पाए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट विद आवर एफर्ट्स। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर सेहर ज़िया मौजूद थी, माहिर माहौलियात हैं। हम COP29 कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उस पर हमने बात की है। डॉक्टर सेहर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। जिस तरह बात की जाए यूनिवर्सिटी लाइफ की, तो जनाब एक तरफ घर वाले इंतज़ार में होते हैं कि जनाब कब आपकी डिग्री ख़त्म होगी और कब पढ़ने वाला जो बच्चा है या बच्ची है अपने वालिदैन को इसका रिटर्न देंगे। तो फिर इसका आगाज़ डिग्री ख़त्म होने की बजाय मुझे लगता है कि ड्यूरिंग आपकी जो डिग्री जब आप हासिल कर रहे होते हैं ना, तभी कर लेना चाहिए। तो इसका जो खातिर ख्वाह फ़ायदा है ना, वो तब होता है जब आप डिग्री ख़त्म कर लेते हैं। और कुछ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बिल्कुल बेफ़िक्री से अपना जो वक्त गुजार रहे होते हैं और उन्हें दौरान तालीम क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या पर ड्यूरिंग देयर जो वो डिग्री ले रहे होते हैं तब वो हासिल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो उन्हें सीखनी चाहिए, जो उनके फ्यूचर में भी उनके काम आएंगी और वैसे भी उनका तालीम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं अक़दस वहीद संदेला हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेक्चरार हैं मीडिया स्टडीज़ की। अक़दस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अक़दस, जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो साथ ही साथ डिग्री ले रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे स्किल्स भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती, कंफ्यूज्ड होते हैं। वो या तो सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे होते हैं या फिर बाकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको दोनों को किस तरह साथ लेकर चला जा सकता है और कैसी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो सीख सकते हैं बच्चे? अच्छा, देखिए हमारे यहाँ एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है कि आपने डिग्री लेनी है तो आपने सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ाई करनी है, हाँ। मार्क्स लेने हैं, आपका जीपीए कितना। स्टूडेंट्स का मोस्टली फोकस होता है कि मैंने जो बुक्स हैं उनको क्रैम करना है या जो मेरे नोट्स हैं उनको क्रैम करना है, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं एंड दैट्स इट। यही मेरा यूनिवर्सिटी आने का मकसद है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यूनिवर्सिटी आने का या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आने का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना या उनको पढ़कर नंबर लेना नहीं होता। वहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये पूरा पैकेज होता है, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर आप किताबें पढ़ते हैं, मार्क्स लेते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्किल्स आप डेवलप करते हैं। इनको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। कम्युनिकेशन फॉर इंस्टेंस, जब स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि मैंने अपनी बात कैसे करनी है, कब करनी है। इसके लिए हम आप देखें कि प्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं। अब वो एक लगता है कि एक बड़ी फ्यूटाइल सी एक्टिविटी है कि क्या मैं प्रेजेंटेशन दूँ। अब आपको इसके पीछे का पर्पस नहीं पता होता कि उसको देने से या प्रेजेंटेशन जब स्टूडेंट दे रहा होता है तो वो एक्चुअली कम्युनिकेट करना लर्न कर रहा होता है। उसको ये पता चलता है, उसका जो एक स्टेज फ्राइट होता है, यानी कि आपको ये होता है कि मैं दूसरे के सामने बात नहीं कर सकता। स्पेशली जो न्यूली स्टूडेंट्स इंडक्ट हुए होते हैं, जो नए नए आए हुए होते हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस लैक करता है, ठीक है। तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ड्यूरिंग योर एजुकेशनल लाइफ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं हम, वी ट्राई टू
डू दैट कि आपको दूसरे से बात करना आए, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली सीख सकता है। फिर एक चीज़ जो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ की बहुत अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ नेटवर्किंग। अच्छा, आप मोस्टली हम इस वाले एस्पेक्ट को बिल्कुल भूल जाते हैं और निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप देखें, मैं देखूं, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स या मेरा ज़्यादातर अभी जो प्रोफेशनल सर्कल है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके साथ मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ। और पढ़ते वक्त जिन लोगों के साथ मैंने अपने लिंक्स बनाए हैं, जो मैंने अपनी नेटवर्किंग की है, अब उनमें से डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह पर हैं, डिफरेंट जगह पर काम कर रहे हैं। आप अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू योर नेटवर्किंग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, बिकॉज आई हैव बीन अ हॉस्टलाइट। ठीक है, मैं जब पढ़ती थी तो आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल्स। अब मुझे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है कि ड्यूरिंग दैट लाइफ मैंने बहुत सारे हमारे इंटरेक्शंस हुए, और वो मेरी जो हॉस्टल मेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही हैं, डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रही हैं, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ आप अपनी फील्ड के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, वो डिफरेंट और जगहों पर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो लिंक्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्किल जो मुझे लगता है स्टूडेंट बहुत अच्छी एक्वायर कर सकता है वो है नेटवर्किंग स्किल। ठीक है, आप अपने टीचर्स के साथ, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, फेलो जो जहाँ पर काम करें, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फ्यूचर आपका स्पेशली जो आपका करियर वाइज है वो बहुत ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर एजुकेशन। अच्छा, लेकिन अगदस ये तो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, अगर एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखा जाए ना, तो वहाँ पे भी जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी प्रोफेसर या लेक्चरार पढ़ाने आता है, वो भी यही कहता है कि भाई आपने पढ़ना है, आपने ये 4 साल की डिग्री लेनी है, आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। कभी भी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर के आई हूँ और मैंने भी 4 साल ये चीज़ें विटनेस की हैं कि हमें कोई आके ये मोटिवेट नहीं करता कि आपने नेटवर्किंग करनी है, आपने बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी दोस्ती करनी है, या उनके साथ भी जान पहचान बनाना है, या अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ भी जाके ज़रा अच्छी नेटवर्किंग करनी है। हमें ये नहीं बताया जाता क्लासरूम में, एटलीस्ट मेरी दफ़ा तो नहीं था, अब आई डोंट नो कि अब शायद चेंज हो गया हो। तो अब कहीं ना कहीं इस कल्चर को चेंज किया जा रहा है कि क्लासरूम में प्रोफेसर्स आके एटलीस्ट बच्चों को जो है ना वो मोटिवेट करें कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाकी चीज़ों पे भी आपने फोकस करना है, सॉफ्ट स्किल्स पे खास तौर पर। एग्जैक्टली मुनीबा, ये हमारा जो पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ना एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है कि कोई स्टूडेंट ज़रा ज़्यादा नेटवर्किंग करो, तो हम कहते हैं इसकी बड़ी दोस्ती है, ये बड़ी दोस्ती इसने रखी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है क्लास में, इवन दो उसके साथ थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर रखा जाता है कि वो बच्चा थोड़ा सा वापस हो जाता है, या वो अपनी वो इवन दो कि वो किसी स्पोर्ट्स में है या किसी और चीज़ में भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, या वो भी तो कहेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इवन दो कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें डिपेंड भी करता है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी मे भी वेरी करता है, स्पेशली आजकल के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो मेरे ख्याल उसको काफ़ी इंकरेज कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टीचर। लेकिन अगर मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ या जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, वी रियली फोकस ऑन दीज थिंग्स। बल्कि हम स्टूडेंट्स को जब असेस करते हैं, जब हम ओवरऑल स्टूडेंट की असेसमेंट लेते हैं कि स्टूडेंट कैसा है, तो हम इन फैक्टर्स को भी जहन में रखते हैं कि इस बच्चे की नेटवर्किंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ये बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करा है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में कितना काम करे। आपको पता है स्टूडेंट लाइफ के दौरान आप मैनेजमेंट स्किल्स भी सीख सकते हैं। ठीक है, कोई इवेंट होता है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप जितने भी लोगों को देखें जो कि अभी सक्सेसफुल हैं, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री के हैं, वो आपको यही बताएंगे कि ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ में ये करता था। और मेरे ख्याल से आप जब ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ जब स्टार्ट कर देते हैं ना, मतलब मैंने भी मेरे 3rd सेमेस्टर से रेडियो करना शुरू कर दिया था, और तब मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल था ना, वो कहता था तुम मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जब डिग्री खत्म होगी तब देखना तो कुछ करना, तब हमें ऐसे जैसे हमारे प्लेट में हमें नौकरी मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप डिग्री हासिल करते, जब आप ग्रेजुएट होते हैं, आपकी तरह कितने और हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, तो आपने अपनी जगह उससे पहले बनानी होती है। एग्जैक्टली। इसमें यही होता है कि स्टूडेंट को खुद भी, आजकल का स्टूडेंट मुझे लगता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको खुद भी पता है कि मैंने सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। हाँ। मैं भी बच्चों को ये कहती हूँ कि आपने जब मार्केट में जाना है ना, बहुत कम लोग होंगे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के ना आपका जीपीए देखेंगे। वो एक्चुअली जो आप उसको सामने प्रेजेंट करेंगे ना अपना, आप जब उनको दिखाएंगे कि मैंने ये काम भी किया, आपके पास डिफरेंट चीज़ों के सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके पास डिफरेंट आपने काम किए होंगे, और जब आपने काम किया होता है वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में
नेचुरली बिल्ट अप हो जाता है। तो जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप किसी जॉब हंट के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और वो आप उसको डेफिनेटली शो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों में। जितने भी लोग हैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही ज़्यादातर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और वहीं से फिर वो जाके उनके प्रोफेशनल करियर में उनको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, उन्हें ये गाइड कर दें कि यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर्स भी होते हैं, बहुत सी कंपनीज आती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें बच्चों के लिए होती हैं। बहुत से बच्चे, उनको लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब ड्यूरिंग उनकी स्टडीज़ ये चीज़ें हो रही होती है। मेरी भी 4 साल में हर साल होता था, जॉब फेयर होता था। तो क्या इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बूस्टअप होता है? डेफिनेटली जॉब्स फेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक तो आपको ये पता लगता है कि मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब आप अपना उनको CV प्रेजेंट करते हैं और वो आपको बताते हैं कि अच्छा हमें ये स्किल चाहिए, आप में ये स्किल लैक करती है, या फिर हमें ये स्किल चाहिए, ये आपके पास मौजूद है या फलां के पास मौजूद है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सा पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर्ड है। अच्छा, ठीक है। और अगर फॉर इंस्टेंस आप में नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको कल्टिवेट कर सकते हैं या नेक्स्ट टाइम आप उस स्किल सेट के साथ जा सकते हैं जॉब मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता चलता है कि कौन सी जॉब जो है जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको जब जॉब फेयर लगता है, आपको आपकी नेटवर्किंग ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अगेन आप डिफरेंट, आज आपको हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हम कहते हैं कि पहली बार में मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, और जैसे ही पहली बार में जॉब नहीं मिलती हम कहते हैं जॉब फेयर आर यूजलेस, या ये जो हमारे पास आते हैं टैलेंट हंट के लिए आते हैं या इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो ये यूजलेस है, मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये पता नहीं चलता कि फॉर इंस्टेंस वन टाइम इफ़ यू गेट रिजेक्टेड, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एक्सेप्टेड डेफिनेटली। लेकिन जब तक आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी तब तक आपको अपने फ्लॉज नहीं पता चलेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कमी क्या है। तो जब आपको पता चलेगी, जब आप जॉब फेयर्स में जाएंगे, जब आप ट्राई करेंगे, इसलिए वो कहते हैं ट्राई अगेन, ठीक है। जब तक आप ट्राई पे फोकस ही नहीं करेंगे, आपका फोकस ही ये होगा कि अच्छा नहीं ये यूजलेस है, मुझे नहीं जाना, तो तब तक कोई अगेन आएगी नहीं, या तब तक आपकी बारी आएगी नहीं। तो आपको डेफिनेटली दीज आर वेरी यूजफुल। फिर जॉब फेयर के साथ आप देखें कि बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपोज लगते हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं जो कि फॉरेन कंट्री से, जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हो सकता है आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरें, स्पेशली फीमेल्स, उनको नहीं पता, खासतौर से बैकवर्ड एरिया से आए हुए फीमेल्स। जब आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपको पता लगता है कि अच्छा आपको तो इस चीज़ का इतना ज़्यादा एज है, ठीक है। तो आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं समटाइम्स वो नहीं पता होते, और जब आप ऐसे एक्सपोज में जाते हैं, ऐसे फेयर्स में जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि ओके मेरे पास तो ये एक बड़ा अच्छा स्किल सेट है, या मेरे पास तो एक बड़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ है, तो वाई डोंट आई यूटिलाइज दैट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको ऐसे मिलती हैं। अगर आप घर बैठेंगे या आप सिर्फ क्लासरूम में रहेंगे और क्लासरूम से सीधा घर जाएंगे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा। मैंने बहुत नोटिस किया है कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में प्रोएक्टिव रहते हैं ना, बहुत एक्टिव होते हैं, आगे आते हैं, समटाइम बैड भी फील होता है कि ये बहुत आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स बुली भी करते हैं, पीयर्स भी आपको थोड़ा सा करते हैं, बट यू हैव टू डू दैट। आप समटाइम टीचर ही आपको कहीं वो कर देता है, रेफर कर देता है कि आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप इसको कंसीडर कर लें, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको प्रोएक्टिव ही रहना चाहिए और ऐसी एक्सपोज का, ऐसे फेयर्स का पार्ट बनना चाहिए। मतलब आप ठीक है, आप नर्ड भी हो सकते हैं, आपने पढ़ाई भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बाकी स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक डिग्री आपने हाथ में पकड़ी हुई है और आपके पास वही, आपके पास और कोई स्किल ही नहीं है मौजूद। वो आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो किसी भी लिहाज से आपका स्किल हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी नेटवर्किंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी मेजर स्किल। आपने अगर PR में जाना है या इस तरह के किसी फील्ड में जाना है तो सारी नेटवर्किंग ही है ना, पब्लिक रिलेशंस आपने करने हैं फॉर इंस्टेंस, या किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे इस तरह से जाना है, तो आपके लिए ये सारे स्किल सेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ टीचर, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं कुछ डिसिप्लिन्स के, कि आपको वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना बता रहे होते हैं। आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेल माय स्टूडेंट के डोंट स्ट्रेस ओवर मार्क्स,
ठीक है, अच्छे मार्क्स ले लिए, मतलब आई माई सेल्फ वाज लाइक दैट कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है, कर रही होती थी डेफिनेटली, अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन सिर्फ वो नहीं सिर्फ था, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करती थी, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे होते। तो और यही आज के ज़माने में यही चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस ना करें, मतलब करें लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी पैरेलली लेकर चले। तो जिसके वाले से हमने आज बात की है, अक़दस वहीद संदेला हमारे साथ मौजूद है। अक़दस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।